हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा और एक बार बता देंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है। चलेगा, बिल्कुल सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्लास थोड़ी सी हमारी लेट है, ठीक है। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट है, पर चलेगा, स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एनर्जेटिक होकर के क्वेश्चन को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है और देखिएगा इस लेवल पर आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करेंगे। और आप सबको बताएं, अच्छा तबीयत खराब हो रही भाई, ऐसी क्यों है, तबीयत क्यों खराब हो रही है? ओके चलेगा, बिल्कुल सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। भाई ध्यान रखिए, देखिएगा गर्मी है बहुत, एग्जैक्टली गर्मी बहुत है, बट हाँ खूब अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से देखिएगा बॉडी को जितना भी डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, खूब अच्छे से पानी पीजिए, बॉडी में अच्छे से पानी बना रहेगा, ठीक है, सब कुछ रहेगा, थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे, चीज़ें बहुत ही अच्छे होंगी, ठीक है। किसी प्रकार के डिप्रेशन, किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, हमारी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलेगा, अब क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही फास्ट करेंगे, ठीक है। क्लास हमारी बिल्कुल थोड़ी सी लेट है, बट यहाँ पर चीज़ों को हम बिल्कुल टाइम के अंदर करेंगे, ठीक है। चलेगा, और देखिएगा आप सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि जो थीम वाला है, मैं आपको यहाँ पर जो आपके ईवीएस के 6 इंपॉर्टेंट थीम है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्लास के लास्ट में, ठीक है। क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो ईवीएस के इंपॉर्टेंट थीम है उन सब के बारे में। चलेगा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर करिएगा क्वेश्चन का। ओके चलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा है कि निम्न में से कौन सी अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहुंचा लेगा। आज के जो क्वेश्चन है आपके कंटेंट और पेडागोजी दोनों के मिक्स क्वेश्चन रखे गए। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर करिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलेगा, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है, हाँ जी एग्जैक्टली, देखिएगा यहाँ पर इन सबकी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा कौन सी जो कीट होती है वह हमेशा कॉलोनी में रहती है, हमेशा समूह में रहती है, ठीक है। कौन सी कीट जो होती है, कौन से इंसेक्ट जो होती है वह हमेशा कॉलोनी में रहती है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो मच्छर हो गए, सॉरी अगर हम लोग बात करें तो आपकी चींटियां हो गई, दीमक हो गए, इसके अलावा मधुमक्खियां हो गई, ये सभी क्या होती है, कॉलोनी में रहती है, ठीक है। फर्स्ट का सी आप लोगों ने आंसर किया एग्जैक्टली। अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर के नाम जानते हैं। फर्स्ट का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चों को अधिगम कि निम्न में से कौन सी विधि जो होती है वह रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट से संबंधित है। फर्स्ट क्या करें, एक्टिविटी के माध्यम से अधिगम करवाना, कक्षा शिक्षण करवाना, चित्र बनाकर अधिगम करवाना या फिर बातचीत के द्वारा अधिगम करवाना। आज के आपके मिक्स क्वेश्चन है, इस ईवीएस पेडागोजी एंड कंटेंट दोनों के मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, सेरीकल्चर, ओके हाँ जी चलेगा। फर्स्ट का सी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात कर लें, चलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, ओके रचनावाद याद रखिएगा ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। यानी देखिएगा ऐसा सभी कोई भी कार्य जो कि बच्चों की सक्रिय अधिगम को क्या करे, बच्चे की सक्रिय भागीदारी को बनाए और साथ ही साथ सक्रिय भागीदारी के साथ साथ बच्चे जो है यहाँ पर क्या करें, अपने ज्ञान का निर्माण करें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वह आपके रचनावाद को बढ़ावा देता है। एग्जैक्टली 2 का ए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, रेखा की मां प्रतिदिन तालाब से पानी में डैश फिटकरी मिलाती है, ठीक है। वह फिटकरी पानी में क्यों मिलाती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलेगा, आंसर करेंगे सभी लोग, हाँ बिल्कुल गतिविधियों के दौरान अधिगम। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सभी लोग आंसर करिएगा एग्जैक्टली। देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें फिटकरी मिलाते हैं तो क्या होगा कि हल्की निलंबित अशुद्धियां जो होती हैं वह क्या होती हैं, उनको अवसादित करने के लिए, ठीक है। थर्ड का ए बिल्कुल सही आंसर आप सब लोगों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन B1 की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स और पेलाग्रा। जितना भी यहाँ पर लिखा गया है सबके बारे में आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये सब जितने भी ऑप्शन में चीजें हैं सबको आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में सबके बारे में बताएंगे कि इनका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, ये कौन सा विटामिन होता है, इनका
केमिकल नेम और यह कौन सा विटामिन है, इन सब के बारे में डिटेल में चीजें आप बताएंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, चलेगा बिल्कुल, अगर हम लोग बात करते हैं चलेगा, सबसे पहले स्कर्वी की बात, ठीक है, स्कर्वी आपसे दिया गया है, स्कर्वी की बात कर लेते हैं। हाँ चलेगा, स्कर्वी याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी केमिकल नेम की बात करें तो ये क्या होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम क्या होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको स्कर्वी नामक रोग आता है। सोर्सेज की बात करें तो याद रखिएगा सभी जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सभी में आपके विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, बेरी बेरी की बात कर लेते हैं, चलेगा, बेरी बेरी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन बी1 याद रखिएगा, विटामिन बी1 केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाता है थायमीन। ओके बिल्कुल, अगर देखिएगा याद रखिएगा विटामिन बी बात करें, विटामिन चाहे कोई भी विटामिन हो सबका सोर्स एक ही होता है, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा आपके स्प्राउट्स हो गए यानी जो अंकुरित अनाज हो गया, इसके अलावा आपका मिल्क वगैरह हो गए, इन सभी में क्या होते हैं आपके विटामिन बी जो होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अनाज हो गया, राई हो गया, आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, अंडे हो गए, इन सब में पाए जाते हैं विटामिन बी1। अब बात करें विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। रिकेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रिकेट्स की, रिकेट आप सबको पता है विटामिन डी जिसका क्या होता है विटामिन डी जिसका केमिकल नेम क्या है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जिसका केमिकल नेम होता है याद रखिएगा, इसमें क्या होगा यानी बच्चों में बेसिकली ये किसमें होता है बच्चों में होता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जो बोन्स होती है वह छिड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल सब लोगों ने सही बताया है। एंड लास्ट हम लोग बात करें पेलाग्रा, अभी तक पेलाग्रा के बारे में किसी ने बताया है, चलेगा, हाँ जी पेलाग्रा आप सबको पता है। हाँ विटामिन बी, कौन सा विटामिन भाई, बी तो है लेकिन कौन सा विटामिन, एग्जैक्टली बिल्कुल संगीता बिल्कुल सही बता रही है। विटामिन बी5 की अगर हम लोग बात करें भाई, विटामिन बी5 की क्या होता है पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की अपेक्षा है, संकल्पना, कौशल और सूचना, आदत और नैतिक मूल्य, या फिर ये सभी। चलेगा, अगर हम लोग बात करें कि पाठ्यक्रम के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में क्या अपेक्षा की जाती है, इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। चलेगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फाइव का डी आप लोग आंसर एग्जैक्टली देखिएगा। अगर हम लोग बात करें क्या कि इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बताई जाती हैं, क्योंकि आप देखिएगा विषयगत, आपको पता है कि इसमें क्या होता है आपको विषयगत जानकारी भी दी जाती है। विषयगत जानकारी मतलब सब्जेक्चुअल नॉलेज जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इसके अलावा स्किल्स के द्वारा और आपके नैतिक मूल्यों का विकास करता है। ये सारी चीजें आपके पर्यावरण, अगर हम बात करें पर्यावरण के पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं। ये सारी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन में ज्ञान का एक स्रोत होता है, प्रयोग, ज्ञान का अवलोकन, जीवन शैली, या फिर प्रकृति के साथ अंतःक्रिया। चलेगा, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, सिंपल बट आपके यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे, याद रखिएगा कि सामाजिक अध्ययन में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है कि अवलोकन के माध्यम से जब भी हम प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वे क्या होता है सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अवलोकन के माध्यम से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया, ये क्या होगा सामाजिक अध्ययन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच में परस्पर क्रिया का एक उदाहरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, सिंपल होंगे बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे।
चलेगा। सेवंथ का जिन्होंने देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सभी लोगों ने अलग अलग आंसर किया है। अब तक मुझे हाँ एग्जैक्टली लकी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत कम लोगों ने सही आंसर किया हालांकि। और देखिएगा यही सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नंबर डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने ए आंसर किया है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या होता है भाई, यानी देखिएगा अगर हम बात करें फूड चेन क्या होता है, तो किसी भी जीव से देखिएगा ये क्या होता है कि पोषक तत्वों को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है कि यह जो है ओके, इसमें अगर मैं बात करूं ओके सेवंथ का ओके डिफरेंट आंसर। देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, यानी खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यह आपके पोषक तत्वों का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है। अगर खाद्य जाल की बात करें तो क्या होता है कि जब किसी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, जब किसी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं का समूह हो जाता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम खाद्य क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। अगर बात करें शिकार करना, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल में याद रखिएगा ये क्या होता है, यह आपके पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में निरंतर प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, आपके बहुत सारे सजीव घटक भी शामिल होते हैं और बहुत सारे निर्जीव घटक भी शामिल होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच में अंतरक्रिया होती है। यानी देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी लिक्विड जो है, ठीक है, कोई भी जो लिक्विड होता है वो वाष्प में वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर वेपर से क्या होगा, फिर ये संघनित होकर के क्या करेगा, बादलों का निर्माण करेगा। फिर ये प्रेसिपिटेट होकर के क्या करेगा, यह फिर से वर्षा की बूंदों के रूप में आ जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, अब वर्षा की बूंदों को कौन लेगा, इसको ग्रहण करेंगे आपके एनिमल, या तो प्लांट करेंगे या तो फिर कौन करेगा, या तो एनिमल्स करेंगे, ठीक है। फिर ये जब डीएनडीके होंगे तो फिर से क्या होंगे, यह आपके लिक्विड ग्रुप में। तो इस प्रकार क्या है कि यह आपके बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच में यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी वाटर साइकिल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बातें क्लियर हो गई, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि निम्न में से कौन सा मच्छरों के कारण फैलने वाले इनमें से रोगों का एक समूह हो। ओके क्लियर हुआ सबको। और क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन मैंने आप सबको करवाए, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने यहाँ पर नया क्वेश्चन लिया है। आप लोग की ये पूरी रिवीजन क्लास चल रही है कि आपकी 2-3 दिन जो चलेगा ये सारी रिवीजन ही क्लास होगी, कोई भी नए कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी वही पुरानी चीजें, और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे चलिएगा भाई, ये सारी चीजें आपको इग्नोर करना है और एग्जाम में ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। क्लियर हो गया सबको, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जो होगा ये क्या है, ये मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग है। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा पर्यावरण का इनमें से एक कंपोनेंट होता है, एक घटक होता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं पर्यावरण के घटक की, ठीक है, तो देखिएगा अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन जो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। तो आपका सामाजिक और आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, ये सभी फैक्टर जो होते हैं वह आपके पर्यावरण अध्ययन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। 8 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में कहानी और कविताओं का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो ईवीएस में इनका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। प्रासंगिक अधिगम का परिवेश प्रदान करना, मनोरंजक बनाना, कौशलों को बढ़ाना, या फिर कक्षा में विविधता को पूरा करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब इसमें देखिएगा इस प्रकार के बहुत सारे क्लोज आंसर आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर देखिए कक्षा में विविधता, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। और बच्चों में कौशल का विकास करना, भाषाई कौशल का विकास करना, ये भी आपका, ठीक है, ओके। देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो कौशलों का विकास करना, ये भी काफी अच्छा मानता है। मनोरंजक बनाना और इसके अलावा प्रासंगिक अधिगम का परिवेश प्रदान करना। देखा जाए तो चारों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं, बट आपको बेस्ट वन आंसर चूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यहाँ पर बिल्कुल सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर हम लोग बात करें कविता और कहानियों का, देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम बच्चे को प्रभावी, यहाँ पर देखिएगा
प्रासंगिक अधिगम का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट, जो भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहानी और कविताओं का सहारा लेते हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उन चीजों को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कहानी और कविताओं का सहारा लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि प्रासंगिक अधिगम की चीजों को लर्निंग में क्या कर रहा है, या इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, सहायता कर रहा है, इसीलिए प्रासंगिक अधिगम का उदाहरण माना जाता है किसको, कहानी और कविताओं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे कि कक्षा में पोषण विषय को अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अच्छा हेमा जी, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जा रहे हैं, तो देखिएगा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए अपने, और देखिए और आप लोग मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिए, ठीक है। मे बी आपकी एक आपका बस यहाँ पर चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है वहाँ पर, ठीक है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से, अब क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो सकता है बट आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए सब लोग बेस्ट आंसर देंगे। देखिएगा सबसे बेस्ट आंसर वही होगा जहां पर बच्चा इन्वॉल्व होता है, चीजें उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड होती हैं। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके नंबर कभी भी गलत नहीं होने देंगे, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, एक तालाब में कीड़े और छोटी मछलियां होती हैं, तो आप बताइएगा कि यह जो है वह आपके कौन से ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपके इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलेगा, क्या पूछा गया है, पॉन्ड इकोसिस्टम जो कि आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। आप सबको पता है कि टेरेस्ट्रियल यानी स्थानीय और आपके जलीय 2 प्रकार के पारितंत्र होते हैं। एक्वेटिक का आपसे एग्जांपल पूछा गया है, चलेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्या पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो चलेगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम की मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके हो जाएंगे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट हो जाएंगे। अब इन प्लांट को कौन खा रहा है, यानी जो आपके आप, ठीक है, इसको खा रहे हैं जू प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन होते हैं, इसको कौन खाएंगे, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को कौन खाती है, छोटी मछलियां, ठीक है, आपकी स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस, और इसको स्मॉल फिश को कौन, बिग फिशेस। अब बताइएगा यहाँ पर क्या पूछा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर है आपका जू प्लैंकटन, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है आपका स्मॉल फिशेस, और बिग फिशेस कौन है आपकी टर्सरी कंज्यूमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, यानी माध्यमिक उपभोक्ता जो होंगे ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 12 का बी जिन्होंने आंसर किया है वह है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ज्ञान के निर्माण के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वह कैसा है, गलत है, ठीक है। आपके 3 पॉजिटिव हैं और एक जो है वो आपका नेगेटिव 1 है, 3 पॉजिटिव है एंड आपका, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वरुण जी, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ओके। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर बात करें, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए होगा आपका क्या, नेगेटिव। इसमें क्या कहा है कि अनुभव की आवश्यकता नहीं होती भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, अनुभव। यहाँ पर बच्चों को हम अवसर देते हैं कि वह अपने ज्ञान का निर्माण करे, ठीक है, यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और हमसे पूछा नेगेटिव 1, तो ये होगा राइट आंसर। 14 की बात करें कि सरकार द्वारा बाल श्रम के रोकथाम अधिनियम में संशोधन कब किया गया, ठीक है, सोशल इविल से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड हमारा यह क्वेश्चन है, चलेगा, आंसर करिएगा सभी लोग। आपसे क्या पूछा गया है कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम इनमें संशोधन कब किया गया, निर्माण नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो है इसमें संशोधन कब किया गया। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इसका निर्माण कब किया गया, ठीक है, देखिएगा
चलेगा। याद रखिएगा, सबसे अगर हम लोग बात करते हैं कि इस या अधिनियम का निर्माण कब किया गया, तो निर्माण इसका 1986 में किया गया था। 1986 में अगर बात करें बाल श्रम रोकथाम अधिनियम बनाया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसमें संशोधन कब किया गया, तो याद रखिएगा अक्टूबर 2006 में इनमें संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें और सारी बातों को इसमें ऐड किया गया। एग्जैक्टली 1986 में अधिनियम की स्थापना हुई थी, बट याद रखिएगा इसमें संशोधन कब हुआ, अक्टूबर 2006 में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्या पूछा है इनमें से, या ओके, इनमें से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, आपकी गैसी बायोजियोकेमिकल साइकिल का एग्जाम्पल इनमें से एक कौन सा इनमें नहीं होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी। आप सबको पता है, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रखिए कि आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, आपका गैसी बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें आपके नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर ये सभी है। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन आप सबको हो सकता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेसिकली आपके क्या होते हैं कि बेसिकली अगर हम जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें, गैसी की बात करते हैं, आपका नाइट्रोजन आता है, इसमें कार्बन आते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन आता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो अवसादी होता है, सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, अवसादी में क्या होता है, मेनली आपका फास्फोरस होता है, बट आपका सल्फर भी इसी में काउंट किया जाता है। बट यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी जब भी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, ठीक है, अगर आपको फास्फोरस दिया होगा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फास्फोरस और सल्फर दोनों दिया है, तो सबसे ज्यादा आप किसको करेंगे, आप प्रायोरिटी देंगे फास्फोरस को। ठीक है, अगर मे बी फास्फोरस नहीं है तो फिर आप सल्फर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और सल्फर भी जो होता है वो आपका क्या है, अवसादी चक्र है। और अवसादी चक्र के बारे में आप सबको मैंने बताया है कि यानी इसका जो प्राथमिक सोर्स होता है, प्राइमरी जो सोर्स होता है, वह सारी चट्टानें होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको अवसादी चक्र प्रकार के भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बात करेंगे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ, फास्फोरस जो होता है ठोस के रूप में, जबकि सल्फर जो होता है आपका गैस के रूप में। एग्जैक्टली, यह भी बातें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो इनमें से आप क्या करने की अनुमति नहीं देने वाले हैं। अच्छा, 2019 में इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। हाँ, सल्फर में कंफ्यूजन था। देखिएगा यहाँ पर चीजें कई प्रकार से पूछा सकती है, आपसे पूछ सकता है कि अगर ठोस जो आपका कौन है, तो ठोस तो आपका केवल फास्फोरस होता है। ठीक है, गैस में पूछ लेगा तो सल्फर, अगर फास्फोरस और सल्फर दोनों, तो फास्फोरस को आप प्रायोरिटी देंगे, ये बात याद रखिएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर के ढेर सारी वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 है, नींद को प्रेरित करने के लिए ली जाने वाली इसमें नशीली दवाओं में कौन से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, हेरोइन हो गया, मार्फिन हो गया, अफीम। तो आप सबको पता है ये सभी क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी भावनाओं पर, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, सब पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सारी बातें जो हैं वह इसके बारे में सही है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का डी जितने भी लोग आंसर करें सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। देखिएगा, शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यह। हम लोग उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन चीजों को यहाँ पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया में, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया मतलब क्या है कि बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। ठीक है, हाँ जी चलेगा, बिल्कुल। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिएगा 18 का डी मोस्टली लोगों ने आंसर किया है और आप सबको पता है। यहाँ पर देखिएगा मार्गदर्शक की भूमिका क्या होती है, यानी बच्चों को सिखाने के दौरान, अधिगम के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हैं,
अधिगम के दौरान जो भी यानी सिखाने के दौरान बच्चों की जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को अगर शिक्षक क्या कर रहा है, समाधान करके बच्चों के सिखाने में मदद कर रहा है, तो यह एक मार्गदर्शक का काम होता है। मार्गदर्शन मतलब क्या, जो रास्ता दिखाने का काम कर रहा है और रास्ते में आने वाली समस्याओं को समाप्त कर रहा है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, मार्गदर्शक। लेकिन याद रखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे प्रेरक यानी जो मोटिवेट करता है, सहायक यानी बच्चों की सहायता करे, सक्रिय भागीदारी, ये सारे रोल होते हैं, पर सिखाने में जो सबसे बेस्ट होगा वो क्या होगा, मार्गदर्शक। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से किसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आयन मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या फिर मध्य मंडल। सबसे स्मॉल यूनिट आपसे पूछा गया है। देखिएगा अगर आपसे क्या पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे किसकी छोटी इकाई होती है, तो देखिएगा यहां पर आप सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी इको, देखिएगा क्या पूछा है कि अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा कि आपने एक टर्म आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ऐप में एक बहुत अच्छी लाइन बताई है कि इकोसिस्टम क्या होता है, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र को हम बोलते हैं प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, यानी नेचर का फंक्शनल यूनिट होता है यह। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी इकाई किसकी होती है, जैवमंडल की होती है। जैवमंडल में ही क्या होता है, जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, जैवमंडल में क्या होता है, जीवन संभव हो पाता है, यानी एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जहां पर आपके स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये तीनों मिलते हैं, उसे क्या बनते हैं, जैवमंडल। ठीक है, तो जैवमंडल की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, यह होती है आपका पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था, एजी टांसले ने यूज किया था। कब किया था, ये आप लोग टाइम बता दीजिएगा मुझे कि किस वर्ष में एजी टांसले ने इस शब्द यानी इकोसिस्टम टर्म का यूज किया था, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें में से कौन सा कौशल जो है वह इनमें से पूर्णतया भिन्न है। चलेगा, बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो इकोसिस्टम टर्म था उसका यूज किया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। देखिएगा इसमें अगर हम लोग बात करें साइकिल चलाना, तैराकी या फिर बच्चे का चलना, ये सभी क्या होता है, गत्यात्मक कौशल आता है, जबकि भाषा सीखना जो भाषा अधिगम होता है ये इन सब में से डिफरेंट है। ठीक है, भाषा अधिगम जो होता है ये तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस विधि के द्वारा छात्रों को सूचना प्रस्तुत करने के लिए इनमें से प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, जो शिक्षण सहायक सामग्री, ये आपके जो टॉपिक है इन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, चलेगा, ऑप्शन क्या है आपका, चित्र बनाकर, तालिका या फिर चार्ट बनवा करके, तो ये सारी बातें जो है इसके बारे में सही है कि इन्फॉर्मेशन जो है इन सबके द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा सीखने में रचनावाद पद्धति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप सबकी तैयारी कितनी ही बेहतर हो, बहुत ही बेहतर हो, बट यहाँ पर देखिएगा एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग 2 बार जरूर पढ़िएगा एग्जाम में। क्वेश्चन सबसे पहले जब क्वेश्चन आप करने लगेंगे एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, एंड फाइनल जब आप अपने OMR सीट में आप आंसर टिक कराएंगे तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में हमको -1 या नहीं वाले ऑप्शन नहीं दिखते हैं या कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक बार तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़कर समझेंगे, फिर ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन पढ़ा आप लोगों ने, जब फाइनल आप अपने OMR सीट पर आप फाइनल आंसर टिक कर रहे होंगे तो एक बार आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारे जो आपके में भी कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि इस समय देखिएगा बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारी फियर रहती है, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग करेंगे तो आप बेस्ट वन कर पाएंगे अपना। चलेगा, 20 सेकेंड का अगर मैं बात करूँ, 20 सेकेंड का आप लोगों ने आंसर क्या है, हाँ बिल्कुल चलिएगा, साइड हो जा रहे हैं। देखिएगा समझेगा सभी लोग, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, 20 सेकेंड का देखिएगा, सेकेंड का यहाँ पर देखिएगा सब लोगों ने मोस्टली बहुत ही कम लोगों ने सही आंसर किया है। देखिएगा पहला क्या है, कार्य करने के लिए विद्वान व्यक्ति से सहायता नहीं मिलना,
सेकेंड वन क्या है, काम करने के लिए स्वयं की सहायता करना, काम आसान हो जाता है और कार्य प्रणाली का बार बार प्रयोग किया जाता है। देखिएगा रचनावाद, अगर रचनावाद की बात करें तो देखिएगा क्या होता है, बेसिक इसका मतलब क्या होता है आप सबको पता है। रचनावाद जो होता है वह क्या करता है, वह अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। यानी किसी भी एक प्रश्न का यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक प्रश्न का यहाँ पर बहुत प्रकार से आंसर देना, ठीक है, एक प्रश्न का बहुत ही प्रकार से आंसर देना। यानी देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है कि कार्य प्रणाली का बार बार प्रयोग करना, यानी यहाँ पर क्या है कि आपने थांडाई का यहाँ पर पढ़ा होगा नियम कि कोई किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करके सीखना, यह आपके रचनावाद का हिस्सा नहीं माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चा देखिएगा अगर स्वयं से सीख रहा है, किसी भी चीज को स्वयं से सीख रहा है, यहाँ पर देखिए नवीनता का समावेश होना चाहिए। देखिएगा अगर कोई चीजें अगर हम बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं तो वो आपका रचनावाद के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी देखिएगा जब तक चीजें उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इनोवेटिव चीजें, देखिए ऐसी चीजें जो बच्चा खोज करके कर रहा है, नई चीजों को शामिल करना, यह आपका रचनावाद का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। बाकी सारी बातें सही है। देखिएगा रचनावाद में क्या होता है, एक शिक्षक जो होता है, यहाँ पर जो विद्वान वर्ड यूज किया गया ये शिक्षक भी हो सकता है कि आपके रचनावाद के दौरान एक शिक्षक की सहायता मिलती है, नहीं मिलना नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव है। इसके अलावा स्वयं बच्चा इसमें सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, ये सारी बातें सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। यानी देखिएगा किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करना क्या है, कहीं ना कहीं हम रट रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई भी स्किल बिल्डअप करें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा रचनावाद का संबंध जो होता है वह नवीनता से होता है, इनोवेशन से होता है, यानी बच्चा कुछ नया करने का, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं किसमें, ये सारी आती हैं बातें जो आती हैं वह रचनावाद के अंतर्गत आएंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ का आकलन सर्वेक्षण और विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, तो निम्न में से इसमें से किस समझ का आकलन किया जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव है तभी तो होगा ना, ये बातें क्लियर हो गई सबको। हाँ एग्जैक्टली प्रीतम जी, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप लोगों ने थोड़ी सी अगर चीजें ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके नंबर ले जाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, महसूस करना, याद करना या फिर उपरोक्त तो सभी। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों की समझ का आकलन इन सभी बातों के द्वारा किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रति अनुरक्ति का कारण होता है, प्रकृति की संरक्षण की चिंता। देखिएगा अनुरक्ति माने मैं आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पर क्या होता है, अनुरक्ति का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव बनना या इनके प्रति अपना लगाव बढ़ाना, ये सारी चीजें क्या होती है अनुरक्ति। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। देखिएगा याद करना नहीं, याद करना देखिएगा वास्तव में रोट लर्निंग आपको एक नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चों की समझ का आकलन आपको करना है तो ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, समझ में क्या है कि बच्चे ने जो चीजें आपको याद करी सर्वेक्षण के दौरान, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, सर्वेक्षण के दौरान जब वो सर्वेक्षण कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ डाटा उसको याद भी होगा, जैसे लोगों के क्या होगा कि अगर किसी के घर गया होगा, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा होगा, तो बहुत सारी बातें वो क्या होगा मौखिक रूप से बताते हैं, तो वो सारी चीजें याद होती है। यहाँ पर याद का मतलब रोट लर्निंग से नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल स्मृति से संबंधित है ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर अनुरक्ति का कारण जो है वो प्रकृति के संरक्षण की चिंता, ये सारी नहीं हो जाएगी, बाकी सारी बातें सही है कि आप क्या होगा कि प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, मानवीय गतिविधि के कारण खतरे की सीमा के हान, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात करेंगे सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखिएगा अनुरक्ति बढ़ने का कारण क्या है, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम पर्यावरण संरक्षण की चिंता कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा, यह उसकी अनुरक्ति यानी उसके प्रति सेंसिटिव बनाएगा इसको। ठीक है, सी ज्यादा सही लग रहा है भाई, सी कैसे ज्यादा सही लग रहा है, यानी देखिएगा सबसे बेस्ट क्या होगा, पर्यावरण के प्रति हम ज्यादा सेंसिटिव कब बनेंगे, जब हम उनके संरक्षण के बारे में बात करेंगे, जब उनके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके चलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, ईवीएस कक्षा के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी, केवल प्रयोग पर आधारित, व्याख्यान पर, परीक्षा की ओर उन्मुख या फिर सहभागिता और चर्चा पर आधारित। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए कंजर्वेशन जो होता है ना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, आपका ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो इनमें आपके सारी बातें ये इंक्लूड हो जाएंगे, हमको बेस्ट वन आंसर चूज करने हैं इसमें। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप सबको पता है कि कोलैबोरेटिव और आपकी जो लर्निंग होती है वह सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो सहभागिता यानी अपने पीयर्स ग्रुप के द्वारा सीखना, चर्चा के द्वारा सीखना, ये सभी क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करते हैं कि मानचित्रों को पढ़ने के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वह गलत हो जाएगा। मैप से आपसे एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली दिव्या, कोलाबरेशन एंड डिस्कशन ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और क्वेश्चन की बात करें तो मैप से आपके मे बी आपसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है, इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो याद रखिएगा मानचित्र के बारे में कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मानचित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो आयामी होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो होता है वह किसी समतल, ठीक है, वह किसी समतल भूभाग को प्रदर्शित करता है, किसी भी समतल भूभाग को यह प्रदर्शित करता है। तो ये कैसे होते हैं, ये 2 डायमेंशनल होते हैं। मानचित्र के द्वारा दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, याद रखिएगा 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट घटक कौन है, दिशाओं का ज्ञान हो सकता है, दूरी का हो सकता है, और इसमें हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें सही है, लेकिन याद रखिएगा यह दृष्टि से प्रभावित होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वह गलत है। ठीक है, बाकी सारी बातें जो है वह सही है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, आवासीय पुनर्वास केंद्रों में निम्न में से कौन सी उपचार विधि का उपयोग होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या करें, सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, या सारी बातें। तो याद रखिएगा कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो आवासीय पुनर्वास केंद्र में क्या होता है, ये सारी बातें, यानी यहाँ पर ऐसे सभी रोगियों को, ठीक है, चाहे समूह कार्य देना हुआ या फिर इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर किसी प्रकार का कौशल या फिर सामाजिक प्रशिक्षण देना हुआ, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य इनमें से क्या होता है, निर्माता, प्राथमिक, माध्यमिक या फिर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों उपभोक्ता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सब लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलेगा, देखिएगा आप लोग फूड चेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है आपका पूरे इकोसिस्टम में मैं बात करूं, फूड चेन से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछेगा ये कौन से ट्रॉपिक लेवल का है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का सब लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, डी। आप सबको पता है मनुष्य कैसा प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी, ये डायरेक्ट प्लांट को भी कंज्यूम करता है एंड आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उनको भी कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बातें हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस अर्थ में सामाजिक विज्ञान जो होता है वह विज्ञान से भिन्न होता है, परिवर्तित होता है। एग्जैक्टली, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में भी किया था। तो आप सबको पता है कि निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया, इसको समझना, तो आपकी विज्ञान में सारी बातें नहीं समझ, जबकि विज्ञान की बात करें इसमें तर्क, तुलना, कार्य कारण, ये सारी बातें शामिल होती हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डैश से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नहीं किया जाता है। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल और सरल आंसर है इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सबको पता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वह कोई खतरनाक हो या फिर किसी प्रकार का जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये बातें कौन करता है, याद रखिएगा आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 का जो संबंध है वह क्या है, वह बच्चों से है। याद रखिएगा आर्टिकल 24 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 31 की मद व्यसनीयता से होने वाला इनमें से कौन सा रोग होगा, फुफ्फुसी कैंसर, आपके हेपेटाइटिस, एड्स या फिर मधुमेह। देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं बहुत अधिक मद यानी बहुत अधिक अगर हम बात करें अल्कोहल का सेवन करने से, बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से इनमें से क्या होगा, तो आप सबको पता है बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है कि जो हमारी लीवर की सेल्स होती हैं, यानी जो हमारी लीवर की सेल्स होती हैं वह क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और आप सबको पता है कि लीवर का डैमेज होना या किसको क्या करता है, इसमें क्या होगा, लीवर का डैमेज होना ये क्या होगा, हाँ जी एग्जैक्टली। ठीक है, यानी देखिएगा अगर हम लोग बात करें कि यह जो अगर बात करें ये अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें हुई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीवर को डैमेज करेगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस डिजीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 का बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि हम लोग बात करें एड्स क्या होता है, आपका वायरल डिजीज होता है। मधुमेह जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग होता है। फुफ्फुसी कैंसर की बात करते हैं तो यह तंबाकू के अधिक सेवन करने के कारण। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 32 है हमारा कि पर्यावरण में डैश शामिल होता है। चलेगा, आंसर करेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड का डी आप लोगों ने आंसर किया। एग्जैक्टली आप सबको पता है ये सारी बातें जो होंगी वह हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। 33 है हमारा पर्यावरण में किस परिवर्तन के कारण रेखा की माने रेखा को वृक्ष के नीचे सोने के लिए सोने के लिए कहा। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन कि उन्होंने वृक्ष के न सोने के लिए इसमें से क्यों कहा। ठीक है, क्या बातें हो सकती हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं, श्वसन कब करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी सनलाइट, यानी जब सनलाइट रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें यानी जो श्वसन होता है ये पौधे जो होते हैं ज्यादातर कब करते हैं, रात के समय करते हैं। ठीक है, पौधे जो होता है श्वसन जो होता है रात के समय ज्यादा करते हैं, क्योंकि श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसमें। ठीक है, ग्लूकोज टूटते हैं तो रात के समय श्वसन अधिक होता है। श्वसन के दौरान जो होता है वह क्या होते हैं कि पौधे जो होते हैं CO2 को कंज्यूम करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं। ठीक, सॉरी आपके क्या होते हैं कि यहाँ पर O2 का कंजम्पशन करते हैं एंड रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो CO2 बाहर निकलते हैं। इसलिए रात के समय क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण क्या बोलते हैं, ना तो रात को वॉक करना चाहिए ना रात को पेड़ के नीचे सोना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल श्वसन जो होता है वह रात में। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी एंड CO2 की क्या होती है, वृद्धि होती है, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 34 है, निम्न में से क्या वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ एग्जैक्टली अगर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होता ना तो आपके बी को भी हम कंसाइडर कर सकते थे, क्योंकि CO2 की मात्रा में वृद्धि होगा और आपकी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। हाँ एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल
यहाँ पर अगर सी होता, कोई भी ऑप्शन में होता कि बी एंड सी दोनों, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने आंसर किया एग्जैक्टली। आप सबको पता है कि अगर हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस, तो यानी इसमें क्या होता है कि हम CO2 को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, CO2 को कंज्यूम करते हैं एंड आपके जल को कंज्यूम करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मेनली यहाँ पर CO2 का बैलेंस किसमें हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, NH2O से क्या बना रहे हैं हम, ग्लूकोज। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर क्या है कि CO2 और O2 का जो बैलेंस होता है वह क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 35 की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन की निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए इनमें से उपयोगी होती है। चलेगा, अगर हम लोग बात करते हैं ओके इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाँ जी इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग आंसर गए सबने बहुत सही आंसर किया है कि आप सबको पता है कि जब भी कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं तो हम पढ़ाने के दौरान, ठीक है, आपको CCC का कॉन्सेप्ट पता होगा। CCE में क्या बात की गई, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी अगर हम लोग बात करें पढ़ाने के दौरान बच्चों का मूल्यांकन करना और साथ ही एक्टिविटी को भी कराना, ये सारी बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 से कि मेरुदंड वाले इनमें से कौन से जंतु होते हैं। चलेगा, यानी हम बात करें कि यहाँ पर बेसिकली वर्टिब्रेट्स के आधार पर दो प्रकार के जंतु होते हैं। एक होता है हमारे वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी, एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे अकशेरुकी, यानी जिसमें मेरुदंड होगा वो होंगे कशेरुकी, जिसमें मेरुदंड नहीं होगा वो होंगे हमारे अकशेरुकी। जैसे देखिएगा कशेरुकी की बात करते हैं तो आपके खरगोश, गिलहरी, सरीसृप ये सभी आते हैं। ठीक है, लेकिन अकशेरुकी की बात करें तो जैसे आपको क्या होगा एग्जाम्पल में जैसे क्या होगा केचुए होंगे। ठीक है, केचुए हो गए आपके, और इसके अलावा क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, तिलचट्टा हो गया यानी कॉकरोच हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं, इनमें मेरुदंड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फसल बोने से पहले किसान के द्वारा खेत की जुताई करने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। चलेगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग आंसर करेंगे। 37 का सभी लोग आंसर करेंगे। सरीसृप का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो कि रेंगते हैं। ठीक है, जो चलते, जैसे कि सांप हो गया, तो सांप क्या होता है, प्रकार का रेप्टाइल्स है, सरीसृप है। हाँ बिल्कुल, बटरफ्लाई हो गई। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिएगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। की जुताई के लिए अगर हम बात करें तो वायु के लिए मृदा के कणों के बीच का स्थान का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले कि निम्न में से किसके आधार पर शिक्षक को विद्यार्थियों की डिसलेक्सिया की समस्या ज्ञात हो जाएगी। पठन के आधार पर, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, डिसलेक्सिया। याद रखिएगा डिसलेक्सिया बताइएगा पठन से संबंधित है, वादन से, श्रवण से, या फिर बोलने और वादन दोनों से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा पठन से संबंधित क्या होता है आपकी डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया की बात करें तो यह लेखन से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव में अरक्तता का, यानी अगर बात करें कि जो अरक्तता यानी, हाँ जी अरक्तता का इनमें से मेन कारण क्या हो सकता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन या फिर विटामिन की कमी। ठीक है, अरक्तता आप सबको पता है यानी क्या होना कि बॉडी में यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी का होना। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अरक्तता के दो मेन कारण हो सकते हैं, या तो बॉडी में आयरन की कमी होना या फिर हीमोग्लोबिन की कमी का होना। ये दोनों बातें क्या हो सकती हैं, सही हो सकती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन या फिर किसका कमी होना, आयरन की कमी होना। ठीक है, एग्जैक्टली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अधिगम के संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, पहला क्या कह रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वेक्षण और परियोजनाएं बनाना, या ये सारी बातें जो हैं वह अधिगम के रिसोर्सेस में, लर्निंग रिसोर्सेस के रूप में हो सकती हैं। तो आप सबको पता है कि लर्निंग रिसोर्सेज की बात करें तो ये सारी जो होते हैं वह एक लर्निंग रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं।
ठीक है। यानी देखिएगा ऐसी सभी चीजें, ऐसे सभी संसाधन जो कि सीखने में हेल्पफुल है, सीखने में सहायक है, ये सभी क्या है, अधिगम संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स नहीं है। चलेगा, प्रोटीन की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, यह आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो यह क्या होता है, हाँ जी, ठीक है, मसल्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, यह हेल्प करता है। ठीक है, मसल्स के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, यह हेल्प करता है। आपसे पूछा गया नेगेटिव वन, ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी। यानी याद रखिएगा मूंगफली के तेल में क्या होता है, मेनली फैट्स होते हैं आपकी, जो होते हैं इसमें मोस्टली क्या होगा, मोस्टली फैट्स होते हैं, प्रोटीन की बहुत ही कम मात्रा होती है। ठीक है, बाकी ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 42 है हमारा, निम्न में से कौन सी विधि जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधि का अपवाद है। आपसे नेगेटिव वन क्वेश्चन पूछा, एक्सेप्शन पूछा गया है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, चलेगा। 42 का सभी लोग आंसर करेंगे। देखिएगा यहां पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो विधि है जिसके द्वारा हम ईवीएस नहीं पढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों ने कई बार समझा है कि प्राथमिक स्तर पर लेक्चर मेथड को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली शांति मैम, द्वितीयक उपभोक्ता को ही माध्यमिक उपभोक्ता बोलते हैं। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, माध्यमिक का मतलब ही होता है सेकेंडरी, दोनों बातें सही है। ठीक है, हाँ 42 का डी आप लोगों ने आंसर किया, बिल्कुल सही बात है, लेक्चर मेथड को प्रमोट नहीं करते हैं। 43 हमारा कि खरीफ की फसल इनमें से कब बोई जाती है। चलेगा, बिल्कुल, देखिएगा आप सबको पता है खरीफ की फसल यानी ये क्या है कि हमारी गर्मी के दिनों में बोई जाने वाली फसल होती है। तो ये क्या होती है, जून से सितंबर के बीच में क्या होती है, ये बोई जाती है। अगर इनकी कटाई की बात करें तो आप सबको पता है कि ये जो होती है आपके नवंबर से दिसंबर में इनकी कटाई होती है। ठीक है, चलेगा, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि वह जीवाणु जो फलीदार जड़ों को पिंडों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, वह कौन सा जीवाणु होता है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के बारे में आपसे यह क्वेश्चन जो है वह पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिएगा आप सबको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिएगा मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा नाइट्रोजन साइकिल के 4 स्टेप कौन से हैं, फटाफट सब लोग बताइएगा। नाइट्रोजन साइकिल की मैं बात करूं तो आपके 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं, फटाफट सब लोग बताएंगे। सबसे पहला क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरे स्टेप की बात करें, एग्जैक्टली दूसरा जो स्टेप होता है वह होता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन यानी अमोनीकरण। तीसरा होता है हमारा नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। ठीक है, तीसरा क्या होता है, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। एंड लास्ट वन क्या होता है, डीनाइट्रीफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रीफिकेशन यह होता है 4 स्टेप। चारों स्टेप आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है सी। देखिएगा राइजोबियम जो होते हैं वह क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होती हैं जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक आपके नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है, एग्जैक्टली ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली 44 का सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट वन क्या करें, बच्चों की धारणा पर, माता पिता की राय पर, उदाहरणों पर या फिर परीक्षाओं पर। एग्जैक्टली सविता, हाँ केवल चने की जड़ में नहीं आशीष जी, बाकी आपके सभी जितने भी पल्सेस होती हैं सभी में पाई जाती हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे।
एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए आपको पता है कि हम लोग बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46 है कि पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम जो है वह इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। चलेगा, अगर हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो हमारे अगर बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी याद रखिएगा इसके बारे में जो, ठीक है, जो ऊर्जा का, ठीक है, पिरामिड, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज, याद रखिएगा ये ऑलवेज इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पर केवल और केवल 10% जो एनर्जी होती है वह ट्रांसफर होती है। यह बताने वाले कौन थे, लिंडमैन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और आप सबने बिल्कुल सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण क्यों आवश्यक होता है। हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, फर्स्ट क्या करें कि बच्चों की नैतिकता की समझ विकसित करने के लिए, अवधारणाओं को समझाने के लिए पर्यावरण में ज्ञान और महत्व की बातें, तो ये सारी बातें जो है वह इसके बारे में सही है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें कि 48 है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, आपसे राइट वन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बार बार करी हूँ कि फूड चेन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन होती है, तो चीजें आप लोग कॉन्सेप्ट अभी से बिल्कुल क्लियर रखिए सभी लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिएगा आप सबको, देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बतानी चाहिए। सबसे पहले कोई भी आपका जो इकोसिस्टम होता है उसका बेस कौन होता है, हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स होंगे हमेशा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सभी में प्रोड्यूसर है, तो ये बातें तो सही है। अब एक प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो हमेशा क्या होगा, आपका प्राइमरी, आपका क्या होगा, वो हमेशा हर्बीवोरस होगा, शाकाहारी होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोड्यूसर्स को जो भी खाएगा वो कैसा होगा, वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होंगे। अब गेहूं यहाँ पर दिया गया, भाई ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो प्रोड्यूसर ही है हमारा। अगर हम लोग बात करते हैं मछली, मछली क्या है, या आपकी क्या है कि यहाँ पर यह हर्बीवोरस नहीं होती है, तो या तो यह होगा या तो यह होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोगों ने वैसे ही एलिमिनेट कर लिया। अब ये हो गए, अब आपके प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वह होगा आपका क्या, वो हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो कार्निवोरस होता है, मांसाहारी। तो अगर सिंग और मछली की बात करते हैं तो आप सबको पता है बकरी को कभी मछली कंज्यूम करती है क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार के एलिमिनेशन मेथड आप लगा करके चीजों को सही कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपल आपका दिया था एग्जाम्पल, अगर कोई भी टफ देगा तो इसी प्रकार से आप यूज करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, कि हमेशा पहला बेस कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसको जो खाएगा वो होगा आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो होगा हर्बीवोरस, शाकाहारी, फिर इसको जो कंज्यूम करेगा वो होगा कार्निवोरस। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, गर्मियों में अपशिष्ट जल तालाब की मछलियां मर जाती हैं और निम्न में से यह किस कारण सतह पर जो है वह तैरती रहती हैं। आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। एग्जैक्टली आप सबको पता है कि देखिएगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि पानी जो होते हैं वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जल को जब भी हम गर्म करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन या फिर वृक्क मतलब क्या भाई, किडनी। चलेगा, आंसर करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जैक्टली देखिएगा किडनी। ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का यह हिस्सा होता है किडनी के। अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर किडनी की बात करें तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके बेसिकली कि जो जानवर होते हैं जिस प्रकार के यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं, जिस पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उसके बेस पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा अमीनोटेलिज्म,
अमीनोटेलिज्म यानी ऐसे जानवर जो कि अमोनिया का यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं। एक होता है हमारा यूरिकोटेलिज्म, ऐसे जीव जंतु जो कि यूरिक एसिड का, ठीक है, यूरिक एसिड का यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं। एंड होता है यूरियाटेलिज्म जो कि यूरिया का यहाँ पर सेक्रेशन करते हैं, यूरिया का सेक्रेशन करेंगे, ये यूरिक एसिड का। और ये जो होते हैं अमोनिया का। अमोनिया में आएंगे सारे आपके जलीय जीव जंतु, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वह अमीनोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे इसमें आ जाएंगे मेनली रेप्टाइल्स, जैसे कि आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आपके जितने भी इंसेक्ट हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सभी आएंगे। यूरियोटेलिज्म में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं, मैमल्स। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी यूरिया का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 51 क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस इसमें से कब मनाया जाता है। अभी कल की क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था और सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि 2023 का थीम क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि 2023 का थीम क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। चलेगा, ये सारी बातें भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया, तो आप सबको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो बर्ड होती है वो भी यूरिकोटेलिज्म होती है। ओके 7 अप्रैल, बिल्कुल आप सबने बिल्कुल सही आंसर किया है कि हर साल 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा आप लोग बताइएगा इस बार की थीम क्या थी, सब लोग को पता होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने बिल्कुल यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि हमारे शरीर में मुख्य संवेदी अंग, आपके मुख्य जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं। चलेगा, हेल्थ फॉर ऑल, बिल्कुल किसने बताया, मैं इसका नाम एक बार देख लेती हूँ। बिल्कुल सतीश जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली हेल्थ फॉर ऑल, एग्जैक्टली काजल शुक्ला, बिल्कुल सभी के लिए स्वास्थ्य, हाँ जी प्रेमा साहू, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, ठीक है। ये सारी देखिएगा छोटे छोटे ये पॉइंट जो है आप सबको पता होने चाहिए भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके में भी बन सकते हैं, यहाँ पर चांसेस है इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के, ठीक है। चलेगा, अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप सबको पता है 5 प्रकार के होते हैं हमारे सेंसिटिव ऑर्गन, त्वचा, कान, नेत्र, नाक और जीभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि एक कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को किसी विषय पर एक दूसरे से बात करने का अवसर दिया, तो इस स्थिति में वह क्या कर रही हैं। बच्चों को अवसर देना, यानी यहाँ पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई शिक्षक बच्चों को अवसर दे रहा है तो यहाँ पर वह फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, सुविधादाता की भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी अवसर देने का मतलब क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया जो है वो जारी है, ठीक है। सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो आपके अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनमें से किसमें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, मुसला एंड अपस्थानिक जड़ें। इनकी पहचान किस प्रकार होंगी, याद रखिएगा टैप रूट जो होते हैं, ठीक है, यानी जो मुसला जड़ें होती हैं इनमें केवल क्या होगी, प्राथमिक जड़ें होती हैं, इनमें क्या होंगी, केवल और केवल प्राथमिक जड़ होती है। जबकि मुसला जड़ें जो होती हैं इनमें आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी प्रकार की जड़ें, यानी इसमें क्या होगा, एक बात करेंगे एक ग्रुप के रूप में जड़ें होती हैं, ठीक है। चलेगा, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गन्ना, मक्का और बांस जो होते हैं यह सभी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कविता और कहानियों का उपयोग निम्न में से किसमें मदद करता है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे बेस्ट आंसर कि बच्चों की कल्पना क्षमता को बढ़ावा देने में, ठीक है। हाँ जी 55 का बिल्कुल आपने समझे बिल्कुल सही आंसर किया, 55 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कि मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण इनमें से डैश है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का उदाहरण आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो बिल्कुल आप सबको पता है ये सभी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो भवन, सड़कें और ऐतिहासिक स्थान ये सभी क्या होते हैं, इनके उदाहरण हैं। एग्जैक्टली 56 का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 57 कि सभी ने शिक्षक से एक प्रश्न पूछा कि गर्मियों में खाद्य पदार्थ क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि गर्मियों में खाद्य पदार्थों के नष्ट होने का कारण। एग्जैक्टली चलेगा,
तो याद रखिएगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत ही हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गर्मियों के दिनों में आप जंक फूड अवॉइड करिए, जंक फूड को अवॉइड करिए। या आप बेसिकली देखिएगा जो सबसे स्पेशली देखिएगा जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो आपके जो मीठे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, जो जितने भी स्वीट से होते हैं, जितनी भी मिठाइयाँ होती है उनमें बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप होते हैं। तो गर्मियों के दिनों में आपकी जितने भी देखिए गन्ने का रस हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ही तेज़ी के साथ माइक्रोब डेवलप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें कि भारत में विवाह कानून अधिनियम निम्न में से किस वर्ष जो है वह लागू किया गया? 55, 76, 56 या फिर 86? ठीक है, अगर आपसे पूछेगा विवाह कानून अधिनियम या फिर हिंदू विवाह अधिनियम, वो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे भारत में विवाह कानून अधिनियम जो है 1955 में इसको लागू किया गया। ठीक है, एग्जैक्टली चलेगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक बनेगा? श्रम का विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता या फिर सहयोग? आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। और देखिएगा इसके बाद हम लोग आपको ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट 6 थीम है उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी आप सबसे। ठीक है, आप लोग की बहुत टाइम से डिमांड थी कि ईवीएस के जो 6 थीम है उसके बारे में बात करने के लिए, तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट थीम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलेगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सबको पता है, सांप्रदायिकता यानी किसी भी आधार पर, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर जहां पर भेद करना, ये क्या होती है? सांप्रदायिकता, जो कि शिक्षा के विकास में बाधक। चलेगा, ओके 59 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और इस प्रकार के ह्यूमन डिजीज आप सबको पता है कि आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिजीज से देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंत ज्वर, मलेरिया, अमीबा रुग्णता या फिर रक्ताल्पता। आप सबको पता है रक्ताल्पता जो कि एनीमिया अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? आयरन की कमी से, Fe की कमी से या फिर हीमोग्लोबिन। ठीक है, मलेरिया की बात कर लेते हैं तो ये आप सबको पता है ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोजोवन डिजीज होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, कौन सा आपका प्रोटोजोआ? याद रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण यह डिजीज होता है और इसका करियर होती है आपकी फीमेल एनाफिलीज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। आंत ज्वर की बात करें, इंटेस्टाइनल फीवर की बात करें तो आप सबको पता है कि सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? आपका इंटेस्टाइनल फीवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आप लोग के स्कोर कितने रहे, और देखिए आज सबके स्कोर जो है 55 प्लस होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही आपका ठीक है सिंपल टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छी सारे क्वेश्चन थे, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्पफुल होंगे। अब चलेगा हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ईवीएस की जो इंपॉर्टेंट थीम है मैं इसके बारे में यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। ओके चलेगा, ओके 59 अनुज जी बहुत ही बढ़िया 59 चलेगा। ओके पूजा साहू 54, आरोसो 60 आउट ऑफ 60 बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल आप सबकी देखिएगा, आप सबकी जो ये प्रैक्टिस है ना, ये सारी जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही रंग लाने वाली है, ये मेहनत जो है आप सबकी बिल्कुल बहुत ही रंग लाने वाली है, आप लोग बहुत ही करेंगे। मैं ईवीएस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग डेली मेरे साथ क्लास से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से हम क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सब लोग बहुत ही बेहतर करेंगे, इतना मुझे पता है कि ईवीएस में आप सब लोग बेहतर करेंगे, और न ही केवल ईवीएस में, हर एक सब्जेक्ट में आप लोग बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी मेहनत हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से की जा रही है, और आप सबका भी योगदान रहता है। बहुत सारे लोग रहते क्लास आपकी पूरे दिन लाइव रहती है, और आप सब लोग बिल्कुल लाइव रहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इतनी सारी मेहनत जो होगी वो आप लोग जब 10th जून में बैठेंगे ना एग्जाम हॉल में, वो सारी मेहनत आपको वहां पर दिखेगी। ठीक है, एग्जैक्टली चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल हेमा मैम ने बता भी दिया यहाँ पर, चलेगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक इसलिए हो जाता है, देखिएगा ईवीएस थीम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूँ।
देखिएगा यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका यहाँ पर अगर मे बी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिएगा ईवीएस में क्या बात होती है, ईवीएस की खास बात यह है क्योंकि पूरा जो ईवीएस का सिलेबस डिजाइन किया गया है, आपका जो 3 to 5 में इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इसी बेसिस पर किया गया है, इसके थीम पर ही बेस्ड किया गया है। पूरे जो 6 थीम है इसी के आगे पीछे सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ईवीएस में वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस थीम के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, जान लेंगे। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मे भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, 1-2 नंबर हमको फ्री में यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा कि ईवीएस में आपके 6 इंपॉर्टेंट थीम है जिसको विषय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विषय। थीम को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईवीएस में आपके कितने विषय होते हैं, याद रखिएगा 6 आपके विषय होते हैं। टोटल कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। सबसे पहला जो विषय होता है वह होता है परिवार एवं मित्र। दूसरा विषय जो है वह आपका भोजन है। तीसरा विषय जो है वह पानी और जल है। चौथा जो है आवास है। पांचवा यात्रा है। एंड छठा जो है वह हम चीजों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी जो 6 लाइन है आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे इस सब में क्या क्या चीजें हैं। कभी कभी देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जो पहला थीम है, ठीक है। पहला थीम इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिएगा फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड में क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब थीम है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब थीम भी यहाँ पर ये गए, यानी इसमें कुछ आपके उप विषय भी जोड़े गए। उप विषय का मतलब क्या होता है? सब थीम का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी विषय के अंतर्गत कुछ और विषय को शामिल कर दिया जाता है तो वह सब थीम में आएगा, ठीक है, चलेगा। अब समझिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आपसी संबंध, काम और खेल, इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आता है आपका आपसी संबंध, ठीक है। इसमें क्या हो गया? काम और खेल आ गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारा? जानवर और पौधे, और हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिलेशनशिप हो गया, पेड़ हो गए, आपके पौधे हो गए, इसके अलावा जानवर हो गए और काम हो गए। काम और खेल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सभी क्या है, परिवार के अंतर्गत आएंगे, परिवार के सभी विषय आएंगे, ठीक है, चलेगा। अगर बात करें इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है कि हमने परिवार से क्या सीखा, परिवार का महत्व क्या होता है, परिवार में लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवर और पौधे की विशेषताएं क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है। अब देखिएगा ये सिंपल सी बात है कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराती हूँ तो ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। यानी देखिएगा हम लोग पढ़ते भी हैं कि परिवार का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या कि परिवार के द्वारा हम क्या सीखते हैं, साझा करना सीखते हैं, ठीक है। आपने जो भी नैतिक मूल्य है ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपसे इनडायरेक्ट रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मेनली आपके थीम के अंतर्गत ही प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये बातें हो गई, यानी देखिएगा अगर आपसे जानवर या पौधे के महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाँ कि परिवार में सभी लोग जो होते हैं जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से काम करते हैं, और स्पेशली देखिएगा एक आपको तो स्पेशल यूनिट भी है, फैमिली का स्पेशल यूनिट करके आपका सिलेबस में मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, हाँ बिल्कुल घनश्याम जी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है भोजन। भोजन में क्या आ जाएगा, भोजन के स्वाद, उनके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल और सब्जियां जो बाहर से आए, भोजन को किस प्रकार से पकाते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, और भोजन का संरक्षण करने से संबंधित क्या है कि कौन से आपके बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वह भोजन से संबंधित बीमारियां भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिएगा हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गए, तो ये सभी क्या है कि जल से क्या है दूषित होने वाली बीमारियां, यानी आपके कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये सारी बीमारियां होती है। तो ये सभी क्या है आपके इसी थीम से ही रिलेटेड है, ठीक है, चलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा थीम है, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लिया, सारा क्वेश्चन दिमाग में आता है ना। तीसरा जो थीम है वह क्या है आपका वाटर है, यानी पानी है। पानी में क्या होता है, इसके अंतर्गत पानी के महत्व के बारे में, पानी की कमी के बारे में, पानी यानी बात करेंगे वाटर के पॉल्यूशन के बारे में, पानी के प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में, इनके स्रोतों के बारे में और उनका संरक्षण, और जल से जनित होने वाले रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिएगा ये सारे जो प्रश्न आपके बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, ईवीएस थीम से ही बन रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आवास। आवास के अंतर्गत क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रहन सहन क्या है, उनका पहनावा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है, और इनसे संबंधित समस्याओं के बारे में इस थीम के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट की बात करें यात्रा, तो यात्रा में आएंगे यात्रियों के अपने अनुभव क्या है, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में और उनमें किस धातुओं का प्रयोग किया गया, इन सारी बातों पर इस थीम में चर्चा की गई है। और लास्ट जो है आपका लास्ट जो थीम है वह है क्या
क्या है, हम चीजों को कैसे बनाते हैं, सबसे लास्ट है। इसका मतलब क्या है, इसमें यह बात की है किस अवधारणाओं की बात की, किस कॉन्सेप्ट की बात की है, तो इसमें हम बेसिकली कौन से टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रियाएं, कौन से प्रोसेस कर रहे हैं, कौन से प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी बातें, यानी काम के दौरान की जाने वाली कौन सी तकनीक, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कौन से प्रोसेसेस करते हैं और कौन से प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें जो है वह इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यह बातें जो है वह एनसीएफ 2005 में, जहाँ पर आपकी एनसीएफ 2005 में ये सारी बातें मेंशन की गई है ईवीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, ओके हाँ, तो देखिएगा ये सारे अब मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन का कैसे आएगा, ये सारी बातें आप सबको पता है कि आप सबने देखा है कि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप सबको करवाए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड यानी ईवीएस थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो आपको चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार से आए, ईवीएस थीम से रिलेटेड आप लोग कर लेंगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। चलेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कभी भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, अगर आप जब भी पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया करें और क्लास के लास्ट में चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। और देखिएगा मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा डर लग रही है, चीज़ें तबीयत खराब हो रही है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको चीज़ें देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह आपका बहुत ही बड़ा सपना है और आपने बहुत टाइम लिया है, बहुत इंतजार किया है इस पल के लिए। और ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होगी हमारा एंथुसियाज्म। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना कि बच्चों का जिज्ञासा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कक्षा के दौरान, तो वही चीज़ें आप सबके साथ भी है कि आप अपने एंथुसियाज्म को बना कर रखें, अपने मोटिवेशन को बना कर रखें जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखें बहुत ही अच्छे के साथ। ठीक है, अच्छे से आप लोग खाना कम खाइए। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। ठीक है, अच्छी नींद लीजिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 दिन का है। यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोग इसमें जल्दबाजी करने की कोशिश ना करिए, चीज़ों को बहुत ही कम पढ़िए। अब पढ़ना बहुत ज़्यादा मत करिए, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट करिए। ठीक है, बॉडी को भी आराम दीजिए। ये सारी चीज़ें ये क्या करेंगे, आपको फियर को कम करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा एंग्जाइटी लाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना इस लास्ट लेवल पर, तो फिर एंग्जाइटी बढ़ेगी, डर बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी बातों को आप याद रखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, अच्छा, आंखों में दिक्कत हो रही भाई, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज मत करिए आप सभी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेशन है केवल उसको लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करिए। चलेगा, बिल्कुल। हाँ, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और इसी प्रकार देखिएगा, हाँ आपकी जो 1-2 दिन क्लासेस और होनी है उसमें इस प्रकार के हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और कोई भी टॉपिक हाँ अब इसमें स्पेशल कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। हाँ, लास्ट दिन मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी कि किस प्रकार से आप ईवीएस के क्वेश्चन को डील करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी जब आपके हाथ में पेपर होगा, तो क्या आपका जो माइंडसेट होगा वह आपके ईवीएस के लेकर के किस प्रकार से आप उस 20 क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करेंगे, ये सारी बातें मैं लास्ट दिन आप सबके साथ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या बेस्ट होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके चलेगा, बिल्कुल। सभी लोग ध्यान रखिएगा अपना। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।